जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम गुजरात के धार्मिक स्थल यानी कि सोमनाथ और इसके साथ में अगर आप द्वारका दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आपको कैसे एक्सप्लोर करना है। साथ ही साथ अगर आप द्वारकाधीश जो कि चारों धाम का एक धाम है वो भी कवर करना चाहते हैं तो ये दोनों चीजों को आप एक साथ कैसे कवर करेंगे, क्या आइटनरी हमारी रहेगी, कितने दिन का हमारा प्लान बनेगा, होटल एकोमोडेशन की क्या बंदोबस्त मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी, क्या हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा घूमने के लिए। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि ये दोनों तीर्थ करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको इस दोनों धाम की यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करना चाहूंगा दोस्तों कि इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश में हमारा क्रम कौन सा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन कीजिए, तत्पश्चात आप द्वारकाधीश के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी वापसी ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी बात ये आती है कि हमको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको यहाँ पे कैसे पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों आपके देश के प्रमुख राज्यों से प्रमुख शहरों से आपको वेल कनेक्टिविटी ट्रेन देखने को मिलेगी अहमदाबाद या फिर राजकोट के लिए। अगर आपकी कुछ ट्रेनें जो कि हमारे सोमनाथ के निकटतम रेलवे स्टेशन जो कि वेरावल नामक स्थान है, अगर यहाँ तक आपकी ट्रेन आती है तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप राजकोट से या अहमदाबाद पे अपनी ब्रेक जर्नी करके दूसरी ट्रेन लेके आप वेरावल आ सकते हैं। वेरावल दोस्तों वो स्थान है जो कि सोमनाथ मेन मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो इस तरीके से बात थी कि अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आते हैं। वही अगर मैं बात करूं अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ के देश के प्रमुख शहरों से प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी फ्लाइट देखने को मिल जाएगी राजकोट के लिए। राजकोट से आप 4 घंटे की दूरी तय करते हुए फाइनली आप सोमनाथ पहुंच सकते हैं। अगर आपको राजकोट की फ्लाइट नहीं मिलती है तो उस केस में आप आ सकते हैं अहमदाबाद और अहमदाबाद से भी बाई रोड या फिर बाई बस के माध्यम से आप डायरेक्टली सोमनाथ पहुंच सकते हैं। अब ये दोनों जो हम तीर्थ की बात कर रहे हैं यानी कि जो दोनों धार्मिक स्थल आप करेंगे सोमनाथ, साथ ही साथ यहाँ पे द्वारकाधीश, 4 धामों में से एक धाम जो है, ये दोनों यात्रा को करने के लिए हमारा लगभग 4 नाइट और 5 दिन की ट्रिप बनेगी। 2 रात आप सोमनाथ में स्टे ले लीजिए और 2 रात आप द्वारकाधीश में स्टे ले लीजिए। चलिए मैं आपको डे वाइज आइटनरी के तहत बताता हूं कि पहला दिन हमारा क्या आइटनरी रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट या बाई बस के माध्यम से आप जैसे भी आते हैं, सर्वप्रथम आपका पहला दिन सोमनाथ में स्टे रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सोमनाथ में हमको होटल एकोमोडेशन कहाँ मिलेगी। होटल एकोमोडेशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाला यहाँ पे ट्रस्ट का रूम लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि काफी रिजनेबल प्राइस पे 1000, 1200, 1300 रुपए में आपको एसी रूम यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 तरह के आपको ट्रस्ट के रूम मिलेंगे, एक लीलावती आश्रम और उसी के समीप में बगल में बना हुआ एक महेश्वरी आश्रम। इन दोनों ही जगह की ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो ऑनलाइन बुकिंग करा लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है या फिर आखिरी वक्त में आपको यहाँ पे ऑफलाइन की कोई बंदोबस्त नहीं मिलेगी, साथ ही साथ रूम भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आप इस नीचे दिए गए वेबसाइट में जाके आप अपने इस रूम की बुकिंग करा लीजिए और यहाँ पे अपना स्टे बना लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप सोमनाथ में अपना स्टे बना सकते हैं। इसी के साथ ही साथ बात की जाए कि अगर आपके खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, तो दोस्तों सोमनाथ में खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आके आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं सस्ते में खाना खाना तो 120 रुपए में भरपेट थाली आपको लीलावती आश्रम या फिर महेश्वरी आश्रम में आप जहां भी रुके हुए हैं वहां पे भी इनको भोजन की बंदोबस्त की जाती है। तो वहां पे भी जाके आप डाइनिंग एरिया पे या फिर रेस्टोरेंट पे जाके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमारा डे नंबर 1 इस तरीके से आगमन होता है और सोमनाथ में हम विराम देते हैं। डे नंबर 2 की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम हम दोस्तों अर्ली मॉर्निंग निकल के हम सौराष्ट्र सोमनाथम यानी कि जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है उनके हम दर्शन करेंगे। सोमनाथ में मंदिर में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल कैमरा या फिर स्मार्ट वॉच जो भी है इन सबको आप काउंटर पे रख दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके मोबाइल कैमरा ये मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं जाती है। यहाँ पे दोस्तों निःशुल्क बूथ बने हुए हैं, काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पे जमा करके आप हर हर महादेव कहते हुए, जय सौराष्ट्र सोमनाथम कहते हुए आप मंदिर में प्रवेश कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए और दर्शन करके मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। इसके समीप में ही दोस्तों एक और मंदिर है जो कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित किया गया एक और भोलेनाथ का ही मंदिर जो कि पुराना सोमनाथ मंदिर बोला जाता है। यहाँ पे भी आके आप दर्शन कीजिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों एक नया कॉरिडोर बनाया गया जिसको सोमनाथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों 5 रुपए की एंट्री टिकट होती है। ये एंट्री टिकट लेके आप इस कॉरिडोर पे भी जा सकते हैं। हालांकि इस कॉरिडोर में जाने का मजा तब है जब अगर आप सनसेट के टाइम पे जाते हैं, लगभग 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास पहुंचते हैं, तो इस केस में आपको सनसेट का एक बहुत खूबसूरत सा नजारा और व्यू देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कॉरिडोर पे भी विजिट कीजिए और ये चीजें होते होते आपका पहला हाफ में हो जाएगा, यानी कि 10-11 बजे तक ये सारी चीजें कर लेंगे डे नंबर 2 के। अब सेकंड हाफ में दोस्तों आप क्या करें, आप लंच कर लीजिए। लंच करने के पश्चात आप जो सोमनाथ के दर्शनीय स्थल है वो दर्शनीय स्थल को विजिट कर लीजिए। हालांकि सोमनाथ की एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में सोमनाथ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूं।
जिनमें से सबसे पहला यहाँ पे आता है दोस्तों आपका बाणगंगा, जो कि ये एक शिवलिंग के आकार पे यहाँ पे समुद्र के बीच में यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, जिसको बाणगंगा बोला जाता है। यहाँ पे आके दर्शन कीजिए। यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है। दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, जो कि 10 रुपए 20 रुपए में वहाँ पे बिक्री होती है, तो वहाँ से लेके आप जल चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए। और लहर कम होने की वजह से समुद्र का पानी पीछे हो जाता है। जब लहर ज्यादा होती है तो इस शिवलिंग पे भी पूरी लहर पड़ती है। बाणगंगा दर्शन करने के पश्चात दोस्तों आप निकल पड़िए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका भालका तीर्थ, जो कि एक ये कृष्ण जी की मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण जी के पैरों पे तीर लगा था। तो कृष्ण जी एक के ऊपर एक पैर रखे हुए विराजमान है इस भालका तीर्थ में। यहाँ भी आइए, इनके भी दर्शन कीजिए। इसके बाद आप निकल चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका गोलोक धाम तीर्थ। दोस्तों गोलोक धाम तीर्थ विजिट करने के लिए कम से कम दोस्तों आपको आधे से 1 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि इस गोलोक धाम तीर्थ में टोटल 8 मंदिर बने गए हैं, जिसमें जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सरस्वती मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गायत्री मंदिर और भी यहाँ पे इत्यादि मंदिर है। इन सबको विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए आपको आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। तो आप गोलोक धाम में दर्शन करके आप निकल पड़िए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका कामनाथ मंदिर। दोस्तों ये कामनाथ मंदिर दोस्तों यहाँ पे आपको आदि शंकराचार्य जी की एक स्टैचू देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे भोलेनाथ का भी एक मंदिर है। यहाँ भी आके दर्शन कीजिए। और ये दर्शन करने के बाद आप कामनाथ मंदिर के ठीक अपोजिट साइड में रोड के उस पार में एक और त्रिवेणी संगम नामक स्थान, जहाँ पे हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। तो इस त्रिवेणी संगम में भी आइए। हालांकि सरस्वती नदी यहाँ पे दोस्तों अदृश्य है, और ये संगम आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं दिखेगा। अगर आप संगम देखना जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बोटिंग लेनी पड़ेगी। बोट के तहत आप जाएंगे तब आपको संगम दिखेगा। तो इस तरीके से त्रिवेणी संगम में विजिट कीजिए और निकल पड़िए अपने लास्ट और अंतिम पॉइंट की तरफ, जो कि है सोमनाथ का नवनिर्मित मंदिर बनाया गया राम मंदिर। दोस्तों राम मंदिर में विजिट कीजिए। यहाँ पे भी आपको 10 से 15-20 मिनट आराम से लगेंगे, क्योंकि काफी खूबसूरत सा मंदिर है। और यहाँ पे रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे इनके दर्शन कीजिए और उस रात आप अपना विश्राम सोमनाथ पे कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि डे नंबर 2 में हमारा सोमनाथ का मुख्य ज्योतिर्लिंग दर्शन होगा। साथ ही साथ आसपास में जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनको हम विजिट करेंगे और उस रात अपना विश्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको मैं सजेशन ये दूंगा दोस्तों कि आप उस रात यानी कि डे नंबर 2 में दोस्तों रात्रि विश्राम ना करके आप वहां से ट्रेन पकड़ सकते हैं सोमनाथ के वेरावल स्टेशन से। और वेरावल से डायरेक्ट द्वारका के लिए प्रतिदिन ट्रेन चलती है, जो कि रात को 11 बजे चलती है और सवेरे आपको 6-7 बजे आपको द्वारकाधीश यानी कि द्वारका रेलवे स्टेशन पे उतार देती है। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप होटल पे अपना स्टे ना लेके आप रात में ट्रेन में स्टे ले लें, यानी कि ट्रेन में अपनी रिजर्वेशन करवा के बाई ट्रेन के माध्यम से डायरेक्टली ओवरनाइट जर्नी करके द्वारकाधीश पहुंच सकते हैं। हालांकि सोमनाथ से द्वारका जाने के लिए लगभग आपको 4 घंटे से 5 घंटे का समय लगता है, पोरबंदर होते हुए जाते हैं। इस बीच में आप बाई रोड से भी जाया जा सकता है। अगर आप बाई रोड प्रीफर करते हैं तो बाई रोड के माध्यम से भी जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप समय बचाना चाहते हैं और बजट भी बचाना चाहते हैं तो उस केस में आपके लिए ट्रेन सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो जो कि वेरावल से प्रतिदिन रात में 11 बजे निकलती है और अगले दिन यानी कि डे नंबर 3 पे आप पहुंचेंगे सवेरे सवेरे द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारका रेलवे स्टेशन से लगभग मंदिर की जो दूरी है वो 2 से 2.5 किलोमीटर की स्थित है। और मंदिर के आसपास आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। होटल यहाँ पे दोस्तों कोई भी ट्रस्ट का होटल नहीं है। यहाँ पे आपको प्राइवेट होटल्स ही लेने पड़ेंगे, जिनका कॉस्ट दोस्तों लगभग आपका 1200-1500 रुपए होते हैं। आप वहां अपना स्टे बना लीजिए। स्टे बनाने के पश्चात दोस्तों आप द्वारकाधीश में दर्शन कीजिए। द्वारकाधीश अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे भी मोबाइल कैमरा वर्जित था। आप यहाँ पे आइए और जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे कहते हुए, जय द्वारकाधीश कहते हुए मंदिर प्रांगण में विजिट कीजिए और द्वारकाधीश के दर्शन करके आप लगभग 1 घंटे में लगभग मंदिर से बाहर आ जाएंगे। तो डे नंबर 3 में दोस्तों आप द्वारकाधीश के टेम्पल दर्शन कीजिए। साथ ही साथ बगल में दोस्तों एक गोमती नदी है। यहाँ गोमती नदी में भी आप जाइए, वहां विजिट कीजिए। और गोमती नदी से दोस्तों एक बोट के तहत और एक स्थान पे जाया जाता है, जिसको बोला जाता है पांडव कुंड। पांडव कुंड दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए बोट लेनी पड़ती है। बोट दोस्तों आपको 100 रुपए चार्ज लेगा इस गोमती नदी से उस पार करने के लिए। और यहाँ पे आप जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनके दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात एक खुले बगार एरिया में आपको पांडव कुंड देखने को मिलेंगे, जो कि कुएं में है। और कहा जाता है कि इस पांडव कुंड से अगर आप पानी निकालते हैं तो एक मीठापन पानी यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि पांडवों के नाम पे बनाया गया है। और 5 कुंड आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5 कुंड यहाँ पे स्थापित है। इस तरीके दोस्तों यहाँ पे आप पांडव के 5 कुंड यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक खूबसूरत सा फेमस बीच है, जिसको द्वारका बीच के नाम से जाना जाता है। इस द्वारका बीच में भी रह के आप अगर स्विमिंग करना चाहते हैं, नहाना धोना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तत्पश्चात आप निकल पड़िए अपने द्वारका के में एक स्थित और ज्योतिर्लिंग, जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। द्वारकाधीश के मेन सिटी से आपका लगभग 11 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से इस ज्योतिर्लिंग की भी गणना होती है। तो यहाँ पे भी आप आइए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दोस्तों ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। दर्शन करते हुए आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा कि द्वारकाधीश टेम्पल में आप कहीं भी विजिट कीजिए, चाहे आप द्वारकाधीश जाइए,
चाहे आप बेट द्वारका जाइए, कृष्ण जी के जितने भी मंदिर है, दोपहर को 12 बजे से लेके शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक मंदिर क्लोज रहेगा। इसीलिए अगर आप द्वारकाधीश सवेरे पहुँचते हैं डे नंबर 3 में, तो उस केस में दोस्तों आप ये कीजिए कि सुबह के टाइम पे यानी कि 12 बजे के पहले आप द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लीजिए। इसके पश्चात आप दोपहर के वक़्त, शाम के वक़्त में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और आस-पास में जो भी लोकल एरिया या मार्केट वगैरह, शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका टोटल डे नंबर 3 कंप्लीट होता है और आप रात्रिकालीन आके विश्राम कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग दोस्तों डे नंबर 4। डे नंबर 4 में दोस्तों अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके 9 से 10 बजे के आस-पास आप निकल पड़िए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि है दोस्तों यहाँ से बेट द्वारका। बेट द्वारका दोस्तों बेसिकली ओखा में पड़ता है और यहाँ से लगभग उसकी दूरी 30 किलोमीटर की पड़ती है। पहले बेट द्वारका दोस्तों बोट के तहत जाया जाता था, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी द्वारा ये सुदामा सेतु एक ब्रिज बनाया गया और इस सुदामा सेतु से आप पहुंचेंगे डायरेक्टली बेट द्वारका, यानी कि अब आपको किसी भी तरीके की बोट फेरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपकी डायरेक्ट गाड़ी जाती है। यहाँ पे जाएंगे बेट द्वारका में दोस्तों श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर है। यहाँ पे भी आप जाके दर्शन कीजिएगा और यहाँ पे जो भी आसपास के साइट सीइंग है उन सबको कवर करेंगे तो बेट द्वारका में आपको दोस्तों लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा बेट द्वारका भी 12 बजे से 4 बजे तक बंद हो जाता है, तो इसलिए आप इसके पहले ही दर्शन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अपने डे नंबर 4 में अपनी शाम की ट्रेन पकड़ के या फिर बस पकड़ के आप डायरेक्टली द्वारका से अहमदाबाद के लिए आ जाइए और डे नंबर 5 में आप अपनी अपनी वापसी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 4 नाइट 5 डेज का आपका ट्रिप बनेगा, जिसमें आपके 2 दिन सोमनाथ में और 2 दिन द्वारकाधीश टेम्पल यानी द्वारका में रहेगा। इस तरीके से आप 4 नाइट 5 डेज के ट्रिप बना सकते हैं। बात करते हैं अगली, इस हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, साथ ही साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश भी हम दर्शन करते हैं, तो हमको एक व्यक्ति का लगभग कुल खर्चा कितना लग जाएगा इस 4 नाइट 5 डेज के लिए। दोस्तों अगर आप कोई पैकेज लेके घूम रहे हैं, तब तो मान के चलिए आपका दोस्तों पैकेज कॉस्ट लगभग 7 से 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ेगा, जिसमें आपका होटल एकोमोडेशन, खाने पीने के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे और जो भी आप दर्शन करेंगे उन सब के खर्चों को मिलाया जाए तो लगभग 7 से 8,000 रुपए आपका एक व्यक्ति का पड़ेगा और आप अच्छे तरीके से सभी चीजों को 4 नाइट 5 डेज पे घूम लेंगे। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप पैकेज सेल्फ मैनेज करके जा रहे हैं या फिर बिना पैकेज के जा रहे हैं, तो उस केस में आपका बजट लगभग 5 से 6,000 रुपए पड़ेगा और आप अच्छे तरीके से अहमदाबाद टू अहमदाबाद अपनी जर्नी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका सोमनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा द्वारकाधीश चारों धामों में से एक धाम का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है, तो दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली दोस्तों आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।